हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक सिंह और आज हम लोग एग्रीकल्चर के बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर स्टेट एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, दोनों का काम आसान हमारा, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वही वाली बात है, आपको सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है और उसके अलावा देखना है कि कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है या फिर आंसर उसके नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से पढ़ना है और आपको फिर क्या करना है, फिर वापस उस टॉपिक के MCQs सॉल्व करने हैं। तो कई बार आपसे मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है ना, कि इसका भाई फ्लावर कैसा है, इसकी स्टेम कैसी है। तो राइस और वीट में अगर पूछा गया तो पूछा क्या है कि राइस और वीट में नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने हैं, ठीक है। स्टेमन्स क्या हुआ, जो मेल पार्ट है। तो मैं राइस और वीट के बारे में बताऊं, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। अगर आपको वीट का नहीं पता तो आपको राइस का पता होगा, राइस का नहीं पता तो आपको वीट का पता होगा, बट राइस का बहुत कॉमन है तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर मैं राइस और वीट की बात करूं तो देखो, आपको ये पता होगा कि ये सब के सब ग्रासेज फैमिली से आते हैं। ये सब क्या है, ग्रासेज हैं, पर हम तो ग्रास खाते नहीं है ना, बट ये भी ग्रासेज है, पर हम इन ग्रासेज का सीड खाते हैं। राइस का और वीट का हम क्या खाते हैं, सीड पार्ट को खाते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी ये जो ग्रासेज है ये सारी की सारी मोनोकोट्स के अंदर आती है, और मोनोकोट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है, बहुत शैलो सी और फाइब्रस रूट होती है इनकी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है इनमें, राइस की स्टेम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्म बोलते हैं राइस की स्टेम को, है ना, ये भी पूछते हैं आपसे कई बार। और इनके इन्फ्लोरेसेंस की बात कर सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में ये आपका क्या आ जाएगा, इसके स्टेमन्स और आपके फ्लोरेट आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं राइस की आपके उसकी बात करता हूँ इन्फ्लोरेसेंस की, ठीक है, ये राइस का आ गया और ये इधर आ गया वीट का फ्लावर आ गया, तो फिर ठीक है। अगर मैं राइस के इन्फ्लोरेसेंस की बात करता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पेनिकल बोलते हैं, ठीक है। राइस के उसको हम बोलते हैं पेनिकल बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल बोलते हैं। वीट वाले में क्या बोल देते हैं, वीट वाले में हम जनरली स्पाइक बोल देते हैं या फिर ईयर बोल देते हैं, ठीक है। और हमने आप क्या पूछे, स्टेमन पूछे, तो यहाँ आपको सीधा दिख रहा होगा कि 6 स्टेमन है किसमें, राइस के, उसमें 6 स्टेमन है। आपका एक ये हुआ, ठीक है, वाइट कलर करते हैं, क्लियर दिखेगा। एक ये हुआ, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये पांचवा है और ये क्या है, छठा है, ठीक है। तो 6 स्टेमन होते हैं राइस के फ्लावर में। स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, इसी के अंदर एंथर्स होंगे, वो आपके एंथर्स क्या करेंगे, वही एंथर्स आपके ओवरी में जाएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये हो गए क्या, राइस का। इसका तो और भी आसानी है, ये देखो भाई, 1 2 और 3, ये किसका है, ये वीट का है। तो ये आपको याद पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, राइस और वीट में स्टेमन कितने होंगे, 6 और 3, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, है ना, ये भी एक एग्जाम में आया था। अच्छा हाँ, ये अभी उत्तराखंड का AAO जो एग्जाम कुछ टाइम पहले हुआ था, उसके एग्जाम में पूछा गया था आपका इसके रिगार्डिंग कि अगर भाई यूरिया आपका, देखो मार्केट में ना यूरिया अलग अलग तरीके से आता है और यूरिया का थोड़ा साइज में डिफरेंस होता है। जो आपका मार्केट में सबसे कॉमन यूरिया आता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, जो मार्केट में सबसे कॉमन यूरिया आता है वो आपका साइज उसका थोड़ा छोटा होता है, 1 से 2 mm इसके आसपास उसका साइज होता है। उसको हम बोलते हैं क्या, प्रिल्ड यूरिया, उसको हम बोलते हैं प्रिल्ड यूरिया। ये आपका इंडिया मार्केट में कॉमन है, प्रिल्ड यूरिया की फॉर्म में आपका यूरिया मिलता है। बट अगर यूरिया का साइज बड़ा है, यूरिया आपको मोटे मोटे व्हाइट कलर के दाने दिखेंगे, ठीक है, 10 mm के आसपास साइज है या 10 mm से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। पर ये आपका इंडिया में भी चलो थोड़ा बहुत तो है, बट बांग्लादेश वगैरह में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो बांग्लादेश से हमें क्या करना, हमें बस ये पता होना चाहिए, इंडिया में जो मोस्टली आपका यूरिया वो प्रिल्ड यूरिया की फॉर्म में मार्केटिंग किया जाता है। बट अगर यूरिया का साइज ज़्यादा है, यूरिया का साइज अगर ज़्यादा है, 10 ग्राम अगर उसका वेट जा रहा है, या फिर उसका जो mm में साइज में बात करूं, डायमीटर की बात करूं, तो वो आपका 10 mm के आसपास डायमीटर है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी ये दोनों तो आपके कुछ नहीं है, ये दोनों आपके वही है थोड़ा सा कि यूरिया धीरे धीरे रिलीज हो, जितना यूरिया धीरे रिलीज होगा उतना ही फायदा है, लॉसेज नाइट्रोजन के थोड़ा कम होंगे, ठीक। तो ये क्या है आपका यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स। जॉनसन ने देखो प्लांट ब्रीडिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें ना, तो प्लांट ब्रीडिंग में टर्म्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप कौन से एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, ऑब्वियस ही बात है, उस पर डिपेंड करेगा। बट बहुत सारे एग्जाम में जो प्लांट ब्रीडिंग से अगर थोड़ा ऊपर ऊपर पूछना चाहे ना, तो टर्म्स के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई बताओ सोमेटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, भाई बताओ ये टर्म किसने दिया था। तो जॉनसन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इन्होंने कई सारे टर्म्स दिए। फिनोटाइप किसने दिया, जॉनसन ने। जीनोटाइप किसने दिया, जॉनसन ने। तो जॉनसन ने कॉमन बीन पे काम किया था, फेसियोलस वल्गेरिस, ठीक है, इस पे इन्होंने काम किया है, ठीक है। और काम भी कैसे किया है, इन्होंने क्या किया, मार्केट गए, मार्केट से बहुत सारी सीड्स खरीद के लेके आए। फिर इन्होंने क्या किया, उन सीड्स को ग्रो कराना शुरू किया, उन सीड्स का मतलब ग्रो कराया,
और इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो जो बड़ी बड़ी सीड्स मार्केट से लेके आए थे उन सारी की सारी जो भी प्रोजनी है या फिर जो भी उनमें सीड्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, बड़ा सीड्स बन रहा है। जो जो वो छोटी सीड लेके आए थे उनमें जो सीड बन रहा है वो छोटा सीड बन रहा है। और ये चीज़ कॉन्टिन्यूस हो रही है कि बड़े वाली बड़ी सीड ही बनाएगी हमेशा, और जो छोटी सीड वाला है वो हर बार छोटी सीड ही बनाएगा। यही देखते हुए जॉनसन ने कहा कि भाई ये प्योर लाइन है। क्या है ये? प्योर लाइन है। प्योर लाइन मतलब इनका जीनोटाइप क्या है, आपका सिमिलर ही है। जो बड़ी सीड है वो बड़ी ही बनती रहेगी, जो छोटी है वो छोटी ही बनती रहेगी, इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, ये प्योर लाइन है। और थोड़ा बहुत अगर चेंज आ भी गया तो वो इन्वायरमेंट की वजह से आएगा। तो इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंज आता है वो हेरिटेबल नहीं होता, आगे नहीं जाता है। ठीक है। और जिस वैरायटी पे इन्होंने काम किया था उस वैरायटी का नाम आई होप आपको पता होगा, प्रिंसेस उस वैरायटी का नाम था। ठीक है। तो जॉनसन के आपको कंट्रीब्यूशन वगैरह भी ध्यान रखने हैं। सॉइल में हीट किस तरीके से ट्रांसफर होता है? ठीक है, सॉइल में हीट किस तरीके से ट्रांसफर होता है? देखो भाई, हीट ट्रांसफर होने के मेन 3 तरीके होते हैं। हीट ट्रांसफर होने के मेन 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके यहाँ पे लिखे, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, डिफ्यूजन भी लिखा है। देखो मेन एक कंडक्शन में क्या होता है, आपका कंडक्शन आपको ज़्यादातर सॉलिड पार्टिकल्स में देखने को मिलेगा। क्या कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, और कांटेक्ट में है तो क्या होता है, हीट एक पार्टिकल में आएगी, एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में। ठीक है, मतलब हीट यहाँ है, फिर इस पार्टिकल, फिर इस पार्टिकल, फिर इस पार्टिकल। तो हीट का मूवमेंट पार्टिकल के थ्रू होता है, पार्टिकल अपनी अपनी जगह में रहते हैं, उसे हम कहते हैं कंडक्शन, जो आपको सॉलिड में देखने को मिलेगा। दूसरा वर्ड है कन्वेक्शन, ये भी आपने कभी ना कभी सुना ही होगा या बचपन में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हीट मूव करती है ना, हीट में पार्टिकल का ही मूवमेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आप लोग जैसे नहाते हो जब, है ना, ये लिक्विड और गैस में ज़्यादा होता है। नहाते हो मतलब जब आप लोग गर्म और ठंडा पानी मिक्स करते हो या फिर पानी गर्म करते हो आप, तो कई बार क्या होता है, नीचे ठंडा रहता है और ऊपर गर्म होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आ गया। डेंसिटी का डिफरेंस था। ठीक है, कई बार प्रेशर का डिफरेंस होता है, कई बार डेंसिटी का डिफरेंस होता है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका जैसे ठंडा पानी था वो नीचे की तरफ आ गया, मतलब पार्टिकल का ही मूवमेंट हो गया, उस वजह से हीट ट्रांसफर हुई कि वो गर्म चीज़ नीचे आ गई, इसलिए हीट जो ऊपर गर्म थी वो नीचे आ गई, कि पूरा का पूरा पार्टिकल मूव कर गया। कंडक्शन में पार्टिकल मूव नहीं करता, कन्वेक्शन में पार्टिकल मूव कर जाता है। ये आपको दिखने को मिलता है लिक्विड और गैसेज में। तीसरा रेडिएशन एक और मेथड है। रेडिएशन कैसे, जैसे सनलाइट हम तक पहुंच रही है, धूप हम तक आ रही है। ठीक है, रेडिएशन में बस एक ही खास बात है कि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना पार्टिकल चाहिए ना एयर चाहिए, वैक्यूम से भी ये ट्रेवल कर जाता है आपका रेडिएशन। बट सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल आपका सॉलिड वाला पोर्शन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सॉइल में आपको कंडक्शन ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो सॉइल में किस चीज़ से होगा, कंडक्शन होगा। तो कभी कभी एग्जाम में देखो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आप अचानक से वहाँ कंफ्यूज हो गए तो अरे ये क्या पूछ लिया, ग्रोथ भी वही डेवलपमेंट भी वही। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, कंफ्यूजन नहीं रखना। क्या बोल रहा है कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज और वेट ऑफ प्लांट इज नोन एज, है ना, कि मतलब साइज और वेट उसका बढ़ रहा है इरिवर्सिबल में, तो उसको क्या हम ग्रोथ बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे या दोनों बोलेंगे। ठीक है, देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ मतलब किसी चीज़ का बड़ा होना, ठीक है, बड़ा होना, या फिर आप कह सकते हो कि ग्रोथ आपकी जो है मैच्योरिटी तक चलती है। ठीक है, जब तक आपका प्लांट मैच्योर हो रहा है तब तक उसकी ग्रोथ होगी, फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। बट डेवलपमेंट जो है वो लाइफ टाइम चलता है। ग्रोथ को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो ग्रोथ है वो फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकली क्या चेंज आ रहा है, बायोलॉजिकली क्या चेंज आ रहा है, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक उसके फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ग्रोथ हमने क्या बोला भाई, ग्रोथ हमने क्या बोला, ग्रोथ मतलब किसी चीज़ का बड़ा हो जाना। बड़ा कैसे होगी कोई चीज़, जब सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का वेट बढ़ेगा, वही होता है ग्रोथ। और ये इरिवर्सिबल चेंज होगा। अब सेल एक बार बन गया तो बन गया ना, अब तो वो डेड ही करेगा, अब थोड़ी ना उसका साइज बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है, छोटा हो सकता है किसी डिसीज की वजह से हो जाए, बट नेचुरली वैसे छोटा थोड़ी होगा, बढ़ चुका है, ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, ग्रोथ जाएगा। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज और वेट ऑफ प्लांट को इज नोन एज ग्रोथ। और डेवलपमेंट आपका क्या है, डेवलपमेंट आपका लाइफ टाइम चलता है, ग्रोथ मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ एलील क्या हुआ, तो इसको मैं देख के हल्का सा एक बार के लिए डाउट जाता है कि यार ये वाला होगा, यार ये वाला होगा, कि कहीं और कुछ तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी वैसे ही लग रहा है, ये भी थोड़ा सा ही चेंज है ना। एलील क्या हुआ, एलील को हम ऐसे ही अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब आपका ये टी क्या है, बड़ी हाइट, या फिर आप कह सकते हो कि टॉल हाइट के लिए होगा। स्मॉल टी क्या है,
छोटी हाइट के लिए होगा। ठीक है, तो ये दोनों एलील के एग्जाम्पल हैं आपके। ये पेयर है आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का। ठीक है, ये पेयर क्या है, किस चीज़ का है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग, एक बड़ी हाइट के लिए है तो दूसरा छोटी हाइट के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर एलील का पूछा है तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ, तो ये देखो आपसे कई बार पूछता है, आपको वो जानना चाहता है कि आपको पता है इसके एग्जाम्पल से, नहीं पता है। कई बार पूछता है कि सेलाइन टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, अभी देखते हैं, और राइस आपकी सोडिक सॉइल के लिए टॉलरेंट कौन सी है, या फिर रिक्लेम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो देखो सेलाइन की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले सीरियल्स की बात करता हूँ, पर सीरियल्स का आपको मैंने बताया तो आपको तो आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो ज़्यादातर सीरियल की क्रॉप्स है वो सेलिनिटी के लिए टॉलरेंट होती है। ठीक है, क्या बोला, वो सेलिनिटी के लिए टॉलरेंट होती है, एक्सेप्ट दो एक्सेप्शन होंगे। ज़्यादातर सीरियल क्रॉप क्या होगी आपकी सेलिनिटी के लिए टॉलरेंट होगी, एक्सेप्ट फॉर राइस एंड मेज। ये थोड़ा सा इतना टॉलरेंट नहीं होते बाकी के कंपेरिजन में। ठीक है, तो आपको एक तो यहाँ से आंसर भी पता लग गया कि राइस और मेज आपकी टॉलरेंट नहीं है, बाकी सीरियल्स लगभग टॉलरेंट होती है। बट अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो आपकी मैक्सिमम वेजिटेबल, ज़्यादातर वेजिटेबल जो है वो आपकी सेलिनिटी के लिए सेंसिटिव होती है, टॉलरेंट नहीं होती, एक्सेप्ट, फिर से दो एक्सेप्शन आ गए यहाँ पे। एक होता है आपका एस्पेरेगस और दूसरा होता है आपका बीट रूट। ठीक है, ये आपका शुगर बीट आ गया ना। ठीक है, दूसरा आपका शुगर बीट ही है। ठीक है, दूसरा आपका क्या आ गया, शुगर बीट हो गया। ठीक है, तो एस्पेरेगस और शुगर बीट आपके ऐसे वेजिटेबल हैं, ज़्यादातर आपके वेजिटेबल क्या है, ससेप्टिबल हैं, बट आपके एस्पेरेगस और शुगर बीट एक्सेप्शन है, जो वेजिटेबल होते हैं मगर फिर भी सैलिनिटी को टॉलरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या जाएगा आपका, शुगर बीट जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, सूटेबल पूछा है, टॉलरेंट पूछा है। और एक और चीज़ याद रखना, ये सेलाइन सॉइल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भले सेलाइन लिखलाइन, ठीक है सेलाइन ही लिखा है। ठीक है, बट एक चीज़ और याद रखना, अगर सोडिक सॉइल के रिगार्डिंग आपसे पूछता है ना, तो सोडिक सॉइल में सबसे ज़्यादा जो टॉलरेंट होता है, या सोडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए जो हम लोग क्रॉप यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो राइस का करते हैं। ठीक है, तो राइस सेलिनिटी तो नहीं, पर सोडिक सॉइल के लिए टॉलरेंट जरूर प्रोवाइड करता है। तो ये वही लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आप ये देख लो, यहाँ पे ये है आपकी ज़्यादातर जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी क्या है आपकी टॉलरेंट है, एक्सेप्ट फॉर कॉर्न एंड राइस, है ना, मेज और राइस हो गया, ये ससेप्टिबल है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा हार्म जो आपका सेलाइन सॉइल करता है वो उसकी स्टार्टिंग या सीडलिंग वाली स्टेज में करता है। वेजिटेबल की बात करें तो आपका एस्पेरेगस हो गया, रेड बीट या शुगर बीट हो गया, ये क्या है, इनको छोड़ के बाकी वेजिटेबल सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, तो 2000 और देख लो भाई, फ्रूट ट्रीज में आपकी सिट्रस हो गई, और जो स्टोन ट्रूज ये मैंगो वगैरह है ना, थोड़े ससेप्टिबल है। उसके अलावा क्लोराइड टॉक्सिसिटी, अरे क्लोराइड का मतलब ये है कि जो सॉल्ट है आपका NaCl वगैरह हो गया। ठीक है, आपका कैल्शियम का क्लोराइड हो गया, मतलब क्लोराइड आपके सॉल्ट्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो वुडी प्लांट्स के लिए कुछ कुछ को क्या करता है, टॉक्सिसिटी वहाँ ज़्यादा हो जाती है, टॉक्सिसिटी लिख दिया। ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड फ्लावर के भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, क्राइजेंथियम कार्नेशन वगैरह। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप देख लेना, बट आपके सीरियल्स वाला और वो वेजिटेबल वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। LD50 सबको पता है। ठीक है, यूनिट भी पता होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं करना, यूनिट याद करना भी बहुत आसान है। ठीक है, पहली चीज़ LD50 हुआ क्या, LD50 इज लीथल डोज 50। ठीक है, इसकी यूनिट आप एक बार के लिए याद करने के लिए क्या कर सकते हो, PPM में यूनिट याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे अभी बताते हैं। LD50 क्या हुआ, लीथल डोज 50, मतलब किसी केमिकल का आपको कितना अमाउंट डालना है कि 50% तक वो जो भी आपका इंसेक्ट है वो किल हो जाए। ठीक है, 50% इंसेक्ट नहीं, 50% उसकी पॉपुलेशन है वो किल हो जाए। ठीक है, समझे ना, मतलब अगर आपका किसी का लीथल डोज 50 कम है तो आपको कम केमिकल डालना पड़ेगा और वो 50% पॉपुलेशन को किल कर देगा, तो उतना ही ज़्यादा टॉक्सिक होगा। अगर लीथल डोज 50 उसका ज़्यादा है, मतलब आपको ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा 50% को कैलकुलेट करने के लिए, तो उस केस में ये उतना लीथल नहीं होगा। ठीक, तो LD50 की वैल्यू जितनी कम उतना ज़्यादा वो टॉक्सिक होगा। तो मैंने क्या कहा, PPM के उसमें आप याद कर सकते हो, क्यों, क्योंकि mg/kg क्या होता है, PPM होता है, mg/kg इज PPM। तो इसकी यूनिट भी क्या है कि mg उस केमिकल का पर kg क्या, पर kg उस इंसेक्ट का वेट। ठीक है, और पर डे ये होती है LD50 की यूनिट की, mg ऑफ केमिकल पर kg ऑफ वेट पर डे, तो ये आपका आ जाएगा mg/kg पर डे। ठीक है, तो PPM की तरीके से आप याद कर सकते हो कि भाई कहाँ ग्राम है कहाँ kg है, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अगर आप PPM याद कर लो। mg/kg क्या होता है, PPM ही तो होता है mg/kg। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो LD50 क्या होता है वही लिखा हुआ है, यूनिट लिखी हुई है, डेफिनेशन जो हमने बोला वो भी लिखी हुई है। ठीक है, चलो भाई, ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन आया था, ये तो किसी और स्टेट का है, बट उत्तराखंड WO में भी सिमिलर सा क्वेश्चन आया था, बट वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड की जगह लिखा था इंडिया।
वर्ड की जगह लिखा था इंडिया। अब क्या कोई बता सकता है कि दोनों केस में आपका आंसर सेम जाएगा, डिफरेंस जाएगा? ठीक, पहले क्वेश्चन क्या है, इन द वर्ल्ड विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कमर्शियली रियर्ड। पूरी दुनिया की अगर बात करें कौन सी हनी बी जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करी गई है या फिर जो हम लोग सबसे ज़्यादा जो कमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज करी जा रही है। ठीक है, तो डोरसेटा आपको पता है रॉक भी होती है। ठीक है, पहाड़ों वहाड़ों से लेके हर जगह देखने को मिलती है। एपिस सिराना इंडिका, ये आपकी इंडियन बी है भाई, ये है इंडिया की इंडिजिनस बी। एपिस फ्लोरिया बहुत छोटी होती है, लिटिल बी भी इसको हम कह देते हैं। और एपिस मेलिफेरा, ठीक है, इसकी खास बात है कि इसका हनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक, ऊपर से ये आपकी यूरोपियन बी है, यूरोपियन बी। क्वेश्चन बनता है आपका एपिस मेलिफेरा से, एफओ में भी पूछे, कई बार पूछते कई एग्जाम्स में। आपकी एपिस मेलिफेरा बहुत अच्छी हनी बी है, एपिस मेलिफेरा और आपका एपिस सिराना इंडिका, इन्हीं दोनों की वजह से एपीकल्चर आज पॉसिबल है। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो एपिस मेलिफेरा आपकी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी एपिस मेलिफेरा ही कमर्शियली सबसे ज़्यादा रियर्ड करी जाती है। ठीक है, तो दोनों केस में जो आंसर है वो एपिस मेलिफेरा ही जाएगा। वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की बात करें, जो सबसे ज़्यादा कमर्शियली रियर्ड करी जाती है डैट इज एपिस मेलिफेरा। इंडिया की हम बात करते हैं तो ये एक्जोटिक हनी बी है, एक्जोटिक मतलब यूरोप से लाके इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ठीक है, तो दोनों केस में आंसर क्या जाएगा, एपिस मेलिफेरा। वर्ड की पूछे या इंडिया का पूछे। चलो भाई, हाँ अब देखो, आपको ये तो पता ही है भाई कि आपसे कितनी बार पूछता है कि भाई सोडिक सॉइल का रिक्लेमेशन, एनएफएल के एग्जाम में आया, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, बट ये भी तो पता होना चाहिए आपको, है ना। आप सोडिक सॉइल देख के जिप्सम जिप्सम तो बहुत बार बोल दोगे, बट अगर इतना पूछ लिया तो ये भी वैसे पता होगा बहुतों को, नहीं पता होगा तो अभी जान जाओ जल्दी से। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा केमिकल अमेंडमेंट्स है, मतलब ठीक करने के लिए, उस चीज़ को रिक्लेम करने के लिए हम लोग किस चीज़ को, सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल को, इनमें से कौन सा केमिकल या कौन सा अमेंडमेंट यूज करते हैं? क्या हम जिप्सम का यूज करते हैं, क्या हम सल्फर का करते हैं, क्या आयरन सल्फेट का करते हैं, या फिर हम पायराइट का करते हैं? ठीक है, देखो आप आंसर देखो, तब तक मैं एक जल्दी सी कॉन्सेप्ट बताऊं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वैसे सेलाइन इन्होंने लिख दिया, पर मेन ये सोडिक सॉइल की बात हो रही है। और सोडिक सॉइल में हम लोग क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। क्यों डालते हैं जिप्सम, जिप्सम क्यों डालते हैं, जिप्सम क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं क्योंकि जो आपका सॉइल है उसमें आपका सोडियम लगा होता है और फिर हम डालते हैं जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम में दो चीज़ें होती है, हम लोग एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं कई बार। होता क्या है, आपका कैल्शियम सल्फेट है ना, CaSO4, ठीक है ना, सोडियम, ये रहा आपका सोडियम। कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस करता है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, ये आप लोग को पता है, नहीं पता तो भाई पता करो। ठीक है, कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस करेगा, बट उसके बाद भी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो सोडियम है वो गायब नहीं हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस करेगा तो ये थोड़ी कि सोडियम कहीं गायब हो जाएगा। सोडियम क्या करेगा, सोडियम सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ कंबाइन होकर सोडियम सल्फेट बनाएगा। सोडियम सल्फेट आपका एक सॉल्ट है और जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो सोडिसिटी तो कम होगी, जो हमें ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। अब थोड़े बहुत सॉल्ट बनेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं है और लीचिंग से भी ये चला जाएगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट बनता है। सल्फर की सबसे खास बात यहाँ पे ये होती है कि जो सल्फर होता है ना वो वाटर में सोल्यूबल होता है। वाटर में सोल्यूबल होने की वजह से यहाँ पे मेन फायदा होता है। ठीक है, तो बाकी जगह भी जो सल्फर वाले कंपाउंड है, सल्फर की बात करूँ मैं, आयरन सल्फेट की बात करूँ मैं, पायराइड क्या हुआ, पायराइड भी तो आयरन सल्फाइड होता है, Fe2S। पायराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में सल्फर आ रहा हो, जो भी सल्फर वाले कंपाउंड है वो सोडियम के साथ उसके सल्फेट बनाते हैं, और सल्फेट बन गया तो आपके क्या हो गया, सोडिक सॉइल वाली प्रॉब्लम आपकी क्या हो गई, ठीक हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे कुछ इतना टफ नहीं जितना मैंने बना दिया इसको, है ना। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी लेक्चर लिया है मैंने कभी भी इसका, और यूट्यूब में भी लिए होंगे, तो उसमें हमेशा ही सोडिक सॉइल में रिक्लेमेशन में सारी की सारी चीज़ बोलते हैं, जो भी सल्फर वाले कंपाउंड है। ठीक है, तो सोडिक सॉइल का रिक्लेमेशन क्या हुआ, जिप्सम आपको बिल्कुल पता है कैल्शियम सल्फेट होता है, .2H2O। ठीक है, जिप्सम में भी सल्फर, सल्फर में भी सल्फर, आयरन सल्फेट में भी सल्फर, पायराइट में भी सल्फर, तो सारे सल्फेट वाले आपके क्या हो गए, आपके सारे के सारे सल्फेट वाले जो हैं सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए यूज करा जा सकता है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया भाई, होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी। अगर हम दो प्लांट का क्रॉस करा दें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम क्रॉस करा दें, दोनों क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए, ये क्या हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया। तो बैक क्रॉस क्या हुआ, हर किसी को पता होगा ना बैक क्रॉस क्या होता है, कि अगर इसके पेरेंट्स से क्रॉस करा दे, भले वो डोमिनेंट हो या फिर वो रेसेसिव हो, अगर इनके पेरेंट्स से अगर हम ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस अगर हम उसके पेरेंट्स से कराते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस, है ना। बैक मतलब क्या, पीछे वाले उससे क्रॉस करा दिया। पर टेस्ट क्रॉस क्या हुआ, टेस्ट क्रॉस के उसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस के उसमें हम डोमिनेंट वाला पेरेंट छोड़ते हैं और सिर्फ रेसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। ठीक है, वैसे एक टाइप का बैक क्रॉस ही हो गया।
क्योंकि करा तो पेरेंट्स से ही रहे इसमें भी क्रॉस, बट इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव वाले से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस इसका नाम ही इसलिए क्योंकि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, ये आपको ये टेस्ट क्रॉस बता देगा जब आप रेसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराओगे। दूसरा, इसको इसलिए भी कराया जाता है क्योंकि हम अगर चाहते हैं, मान लो कि इसमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स थे और हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आए, तो बार बार इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में आ सकें, ठीक है। चलो भाई, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, टेस्ट क्रॉस आ गया ना। होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी टेस्ट क्रॉस से जाना जा सकता है। चौबत्तीया पेस्ट पता है ना भाई, जो प्लांट्स कई बार क्या होते हैं, इंजरी हो गई प्लांट के, प्रूनिंग व्रूनिंग करा तो फिर चौबत्तीया पेस्ट उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा, देखो कई सारे होते हैं आपको, चौबत्तीया पेस्ट है, बोर्डेक्स मिक्सचर है, बरगंडी मिक्सचर है, और एक होता है आपका चेसेंट मिक्सचर। ये सबकी कंपोजिशन आपको पता होने चाहिए। कंपोजिशन मतलब आपके केमिकल तो ठीक है, और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, है ना, अब आंसर तो अभी नहीं बताऊंगा। कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड और लिंसीड ऑयल 800 ग्राम और 1 लीटर आपने यूज कर लिया। दूसरा वाला क्या है आपका, दूसरा वाला क्या है आपका 5 पाउंड, एलबीज पाउंड, पाउंड ही लिख देते हो, POUND, ठीक है, ये भी 5 पाउंड। और आपका वाटर कितना है, वाटर कितना है 50 गैलन, ठीक है। अगर सिर्फ रेशियो के टर्म में बोलते तो आप इसको 5:50 भी लिख सकते हो रेशियो, या फिर आप इसको 1:10 रेशियो भी लिख सकते हो ना। रेशियो तो रेशियो होगा, रेशियो मतलब प्रोपोर्शन है, डिवाइड कर दिया 5 से उसको वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका दूसरे वाले का कंपोजिशन है कि 5 पाउंड, पाउंड को ऐसे भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, LB मतलब पाउंड ही होता है। 5 पाउंड कॉपर सल्फेट, 5 पाउंड लाइम और 50 गैलन लाइम डाल दिया। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा आपका 1 kg कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट भी 1 kg होगा, और आपका बचा क्या, वाटर, वाटर आपका हम लोग ले लेते हैं 100 लीटर, ठीक है। ये तीसरा हो गया आपका। चौथा भी कुछ है क्या, चौथा भी लिख देते हैं। एक चौथा आपका लिखते हैं, क्या था चौथा, क्या था आपका याद, हाँ, कॉपर सल्फेट, ठीक है। चौथा क्या है आपका, कॉपर सल्फेट डॉट अमोनियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट डॉट अमोनियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेसेंट कंपाउंड, ये बोलते हैं, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। तो ये आपके यहाँ पे 4 हो गए। सबसे पहला वाला आपका चौबत्तीया पेस्ट है। सबसे पहला वाला क्या है, चौबत्तीया पेस्ट, कॉपर कार्बोनेट प्लस रेड लेड प्लस लिंसीड ऑयल 800 ग्राम 1 लीटर। दूसरा वाला आपका बरगंडी मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम, लाइम की जगह कैल्शियम कार्बोनेट लिखा होगा, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज होती है, लाइम है कैल्शियम कार्बोनेट। और तीसरा आपका वाटर हो गया। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, 5-5 50, 5 पाउंड और 50 गैलन। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है बरगंडी मिक्सचर। पहला, दूसरा आपका बोर्डेक्स हो गया, तीसरा आपका बरगंडी मिक्सचर है। बरगंडी मिक्सचर में क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह या फिर लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट का यूज कर लिया, बस इतना ही डिफरेंस दोनों के अंदर होता है। और यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:1:100 का, 1 kg आपका ये 1 kg और 100 लीटर वाटर हो गया, ठीक है। और लास्ट में मैंने बोला आपका चेसेंट कंपाउंड बोला, ठीक है। तो ये 4 आपके हो चुके, 4 आपके हो चुके। चलो एक सिंपल सा यूरिया है, न्यूमेरिकल है आपके लिए, बहुत आसान सा एकदम बच्चों वाला, कि यूरिया का 50 kg का बैग है, उसमें आपका नाइट्रोजन कितना होगा, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन आपका कितना होगा। चलो जल्दी से बताओ। 1 kg और 50 kg यूरिया, है ना। देखो न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है, स्पेशली पंजाब वीडियो में तो बहुत ही पूछते हैं। अगर मैं यूरिया की बात करूं तो 100 kg यूरिया, 100 kg अगर मैं यूरिया की बात करूं तो वो आपको 46 kg क्या देगा, नाइट्रोजन देगा, है ना। बड़ा सिंपल है। तो भाई 50 kg कितना देगा, 50 kg कितना देगा, x क्या आ जाएगा, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, याद करो अगर न्यूमेरिकल वाली क्लास अटेंड करिए तो बड़ा आसान है, 15 × 46 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, सही क्या है ना। 1 बैग ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, कर लो इसको सोल्व, मतलब इसका आप वो कर लो सोल्व, क्या करना है इसको, हाफ ही तो करना है। 46 का हाफ कितना होगा, 23 kg होगा, ठीक है। मैं भी थक गया हूँ, ठीक है। 100 kg से 46 मिलता है, तो उसके आपका 50 kg से कितना मिलेगा, उसका हाफ ही मिलेगा। उसको भी सोल्व करोगे सेम आएगा, जो लिखा था वो सही लिखा है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि मतलब ये से ओरल क्वेश्चन है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं चलता उस केस में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 kg अगर 100 kg से 46 मिलता है तो 50 kg से कितना मिलेगा, उसका आधा, उसका आधा कहाँ गया, 23 kg मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी इसको चाहो तो यूनिटरी मेथड से करो, वैसे ये वाला क्वेश्चन तो ओरल है, थोड़ा सा टफ आता है, फिर आपको थोड़ा वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला तो मुझे याद है उत्तराखंड AA का, ठीक है। अब देखो वही गया, मैंने खुद भी दिया था तो इसलिए उसके क्वेश्चन मुझे ध्यान रहते कि अच्छा ये तो उसी में आया था, बाकी भले अभी ये कोई किसी में आया है कोई किसी में आया है, तो दिमाग से उतरता है, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से आपसे कन्वर्जेशन पूछता है, ठीक है। पहला वाला देखो आप, इसमें आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, P बड़ा है कि P2O5 बड़ा है, आपको ये याद रखनी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर होगा।
क्यों दूर होगा? क्योंकि भाई P2O5 बड़ा है, P2O5 बड़ा है मतलब जो छोटी चीज़ दिख रही है आपको उसको आपको किसी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपकी जो है बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपका P होगा आप उसको किसी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका P2O5 आएगा। मतलब अगर आप P को 2.29 से मल्टीप्लाई करोगे तब P2O5 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा है आपका ए वाले में। ठीक है, ए वाले की अगर हम बात करें P अगर इधर होता और P2O5 इधर होता फिर ये सही हो जाता, बट ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कि अब आपको P2O5 को छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका P आएगा। ठीक है, अब देखो इसको तो याद भी करना पड़ेगा, छोटी वैल्यू तो यहाँ भी दे रखी है ना, तो याद भी करना पड़ेगा। याद नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो कोई तरीका नहीं है, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1 डिवाइडेड बाई 2.29। ठीक है, तो आपको 100 से आप इसको डिवाइड करोगे ना तब भी आ जाएगा आपका 0.43, बट वही आप डिवाइड करोगे टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा याद करके जाओ, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है आपका ये कन्वर्जेशन रेशियो। ठीक है, तो पहला वाला भी याद रखना है कि P को 2.29 से मल्टीप्लाई करोगे तो P2O5 आएगा, और लास्ट वाला भी याद रखना है P2O5 को 0.43 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फॉस्फोरस आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। अब चलो आओ, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ब्राउन अमोर्फस एंड कोलाइडल सब्सटेंस जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखो मिनरलाइजेशन वगैरह ये सब पता है, वैसे ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कई बार पूछते हैं, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर है धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, उसमें जैसे सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, प्रोटीन है, ये सब थोड़ा जल्दी डिकम्पोज करते हैं, स्पेशली प्रोटीन और शुगर बहुत जल्दी डिकम्पोज करते हैं। सेलुलोज हेमी सेलुलोज थोड़ा सा स्लो डिकम्पोज करते हैं, पर अगर लिग्निन वगैरह प्रेजेंट है तो वो फिर आपके क्या होते हैं, लिग्निन है, वैक्सेज है, ये बहुत स्लो डिकम्पोज करते हैं, बहुत धीरे डिकम्पोज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, छोटी छोटी चीज़ों में टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद और भी उसका ब्रेकडाउन होता रहता है, और फाइनली एकदम लास्ट में जाके एक सब्सटेंस बनता है ब्लैक कलर का, डार्क अमोर्फस। अमोर्फस मतलब अब इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, आप ये नहीं बोलोगे कि भाई इसमें कैल्शियम सल्फेट है, इसमें तो सोडियम का ये, इसमें कैल्शियम का ये, बहुत अमोर्फस सब्सटेंस है, क्लियर कट आपका इसका स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसी अमोर्फस सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस कहते हैं। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास इतनी पावर नहीं है कि ह्यूमस को भी क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, ह्यूमस के भी वैसे अलग अलग टाइप होते हैं जो आज के स्कोप से बाहर है, क्या क्या, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन, तो उनके बारे में एकदम ब्रीफ में पता होना चाहिए। जैसे फल्विक एसिड आपका वाटर में डिजोल्व होता है, आपका ह्यूमिक एसिड है वो आपका वाटर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीएच अगर होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वाटर में डिजोल्व होता है बट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पीएच होगा, मतलब आपका एक पीएच से भी अगर 1-2 ऐसा पीएच है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है, तब डिजोल्व नहीं करता। और जो ह्यूमिन है तीसरे नंबर पे, वो कभी डिजोल्व नहीं करता, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन, ये तीनों वाटर सोल्युबिलिटी के बेसिस पे इनका डिफरेंस आता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आता है कि फॉस्फोरस एसएसपी में कितना होता है? फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है और एसएसपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है आपका एसएसपी ही होता है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें या फिर हम इंडिया की बात करें तो जो सबसे पहला फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर हुआ था वो भी आपका एसएसपी ही था। इंडिया में ईआईडी पेरी नाम की कंपनी ने इसको बनाया था, है ना, चेन्नई के पास, रानीपत जो एक जगह है चेन्नई के पास, वहाँ पे ईआईडी पेरी ने एसएसपी सबसे पहले इंडिया में बनाया था। यूरिया सबसे पहले कहाँ बना था? बिहार में बना था, है ना। ठीक है, तो एसएसपी का देखो, अगर मैं आपको केमिकल फार्मूला अगर बता दूँ तो ये आपको सीक्रेट पता चल गया, CaH2PO4। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये, ठीक है, ये है आपका मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, ये होगा आपका एसएसपी, बट इतना ही एसएसपी नहीं होता, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट इतना ही एसएसपी नहीं होता। एसएसपी में इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिप्सम। ये पूरा मिला के आपका ये पूरा किसका केमिकल फॉर्मूला है? दिस इज सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपका ये भी होगा, सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपका जिप्सम भी होगा। ठीक है, तो P2O5 अगर आपसे कॉमनली पूछते हैं कितना होगा तो वो आपको पता है 16% के आसपास होता है, 16 से 18 होता है, बट 16% इज इनफ। ठीक, इसमें अगर आपसे पूछ लिया गया सल्फर का पूछ लेना यहाँ पे, अच्छा ऑल्सो कंटेंट पूछा, चलो आपसे तो वैल्यू भी नहीं पूछी है ना, अगर पूछ लेता कि भाई कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम, सल्फर कितना है, तो वो भी पता होना चाहिए। अगर मैं सल्फर की बात करूं, इसमें सल्फर आपका 11 से 12% होता है, 12% का राउंड होता है। और अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम आपका इसमें लगभग 21% होता है, किसमें, एसएसपी के अंदर। ठीक है, तो 16% P2O5 होगा, 12% आपका सल्फर होगा और आपका 21% के आसपास कैल्शियम प्रेजेंट होगा एसएसपी के अंदर। एसएसपी भाई बनता कैसे? रॉक फॉस्फेट को H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तब आपका बन जाता है ये। और एक लास्ट पॉइंट और, आपका एसएसपी, आपका डीएसपी, आपका टीएसपी, तीनों के अंदर ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट
प्रेजेंट है, और जिसमें भी ये प्रेजेंट होता है वो आपके वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। क्योंकि इसके अलावा डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी आता है, उसमें क्या है वो आपका सिट्रिक एसिड में सोल्यूबल है, और तीसरा आएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जैसे कि रॉक फॉस्फेट, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, चलो भाई मैं इतने में थक गया, आप भी थक गए होगे। ठीक है, चलो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, एक बार इनको अच्छे से पढ़ो, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर यहाँ पे कहीं फंस रहे हो तो उस टॉपिक को एक बार उठाओ, वापस पढ़ो और उसके एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है गाइज, तैयारी अपनी करो अच्छे से। आज के सेशन में कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगली बार सेशन में बाकी और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।